अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अपनी एक न्यू वीलॉग के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दूसरी उनकी मुतअद्दिद जमातों की मखलूत हुकूमत बन चुकी थी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि उनको किसी बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया है, जिसके बाद उन्होंने एक ख़त भी दिखाया था और उस ख़त की गूंज जो है वो काफ़ी दिन तक सुनाई देती रही। उसके बाद DGI SPR साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ख़त के अंदर मुदाखलत की वाज़ेह सबूत मिले हैं, लेकिन उसमें उसके अंदर साजिश का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात कभी भी क्लेम नहीं की उसके अंदर साजिश का लफ्ज़ मौजूद है, बल्कि उनका ये कहना था कि साजिश हुई है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि पहले साजिश होती है, उसके बाद प्लान बनते हैं और उसके बाद मुदाखलत होती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली कोई भी अमल किया जाता है। तो साजिश का लफ्ज़ तो किसी ने भी नहीं कहा कि उसके अंदर साजिश का लफ्ज़ मौजूद है, बल्कि मुदाखलत की गई है, ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। इसके बाद अब ये हुकूमत जो है वो इस ख़त के ऊपर कमीशन बनाने के लिए जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अपनी मर्ज़ी का कमीशन अगर वो बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर बिठाएंगे तो उस फैसले को वो कभी भी नहीं मानेंगे। अगर ओपन ट्रायल कोर्ट में वो कमीशन करते हैं और ओपन हियरिंग में अगर वो सेशन करते हैं तो हम फिर उनके साथ हैं और जो भी फिर फैसला आएगा हम उसको तस्लीम भी करेंगे, ये कहना है इमरान खान का। तो फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम यकीनन हुकूमत में होते। उनको ये बयान देना भी खासा महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो ये लोग ये क्लेम करते आ रहे थे कि इस हाथ के अंदर या हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी मुदाखलत की गई थी, तो उनको फिर ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से कैसे थे या कैसे नहीं थे। एक निजी TV को इंटरव्यू देते ये कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो हम आज हुकूमत में होते या हुकूमत कर रहे होते। तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे और उनके ताल्लुकात को हमने ठीक करने की कोशिश भी की थी। तो अब उनका जो ख़त वाला बयान था उसको काफ़ी हद तक ठेस पहुँची है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया और इसके साथ ही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौथे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ज़मानत पर रहा है और तकरीबन 25 अरब रुपए का केस उन पर लगा हुआ है। इस मुल्क में जहाँ पर एक छोटे से पुलिस केस पर भी आपको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को 25 अरब के केस पर वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया गया है। और आपको ये याद करा दूँ कि जब 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF और इसके अलावा दीगर जमातें, उनका ये कहना था कि ये जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड है, यानी कि किसी की सिलेक्ट शुदा है और ये हम इसको नहीं मानते। ये धांधली की पैदावार है, ये जो पार्लियामेंट है ये सारी जैली है या फेक है, हम इसको नहीं मानते। लेकिन अगर वही MNA अगर आपको तस्लीम कर लेते हैं या आपके साथ मिल जाते हैं तो फिर वही असम्बली जो है वो ठीक भी है, वो धांधली ज़्यादा भी नहीं है, वो जैली भी नहीं है और वो सिलेक्टेड भी नहीं है, वो बल्कि वो इलेक्टेड है, क्योंकि वो जो MNA थे वो सारे आपके साथ मिल गए हैं। इसमें बड़ी अहम बात यह है कि 25 MNA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वोट लेकर आए थे, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को वोट दे दिया था। 25 MNA वो थे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वोट लेकर आए थे। इसका मतलब ये तकरीबन 25 लाख वो वोट थे जो कि चाहते थे कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन उनको जब ख़रीदा गया तो उन 25 MNAs ने यानी कि 25 लाख वोटों ने शहबाज शरीफ साहब की झोली में हुकूमत डाल दी। वो 25 लाख लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब उनके वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन चूँकि ये पार्लियामेंट का सिस्टम है तो इस तरह उनकी जो वोट पर डाका डाला गया है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती आ रही है कि या तो आप इस्तीफ़ा देते या फिर आप न्यू इलेक्शन में जाएँ, ताकि आप अपना मैंडेट लेकर आएँ और फिर आप अपनी हुकूमत करें, फिर उसके बाद जो मर्ज़ी रूल्स आप। शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनका माफ़ी के ऊपर इतना कंट्रोल रहा है कि जब भी वो किसी चीज़ को रेट कम करने या उसके ऊपर कंट्रोल करने का कहते हैं तो वो बिल्कुल करके भी दिखाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के ऊपर। दूसरे उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि माफिया के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि उसके ऊपर कितना कंट्रोल करते हैं और आवाम को इसके ऊपर कितना रिलीफ देते हैं। अच्छा, अब इसके साथ न्यू काबीना का भी हलफ जो है वो उठा लिया गया है और न्यू काबीना में तकरीबन 36 लोग शामिल हैं और 36 में से 24 लोग ऐसे भी हैं जो कि ज़मानत पर रिहा हैं, ठीक है, यानी कि वो तकरीबन किसी न किसी केस में मुब्तला थे और उसके बाद वो ज़मानत पर रिहा थे और उन्होंने काबीना का हलफ उठा लिया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड इंडिया के पास था, उनके पास ऐसे सबसे बड़ी काबीना उनके पास ऐसी थी जो कि ज़मानत पर रिहा थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान ने तोड़ दिया। 24 MNA ऐसे हैं जो भी काबीना के अरकान ऐसे हैं जो कि ज़मानत पर रिहा है। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दूसरी इत्तेहादी जमातें, उनका ये कहना था कि जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो ये एक धांधली ज़दा हुकूमत थी, या इसको सेलेक्टेड भी कहते थे कि ये सिलेक्ट होकर आई और सिलेक्टर ने इसको सेलेक्ट किया है, तो ये एक धांधली ज़दा हुकूमत भी इसको कहते थे, एक फेक पार्लियामेंट भी कहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाते थे। तो अब जब उसी पार्लियामेंट उन लोगों के ऊपर अगर आपको वोट देते हैं और आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब उसी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और वही जो पार्लियामेंट है वो असली भी हो चुकी है और वो इलेक्टेड भी हो
चुकी है, वो सिलेक्टेड भी नहीं रही क्योंकि सेलेक्टर ने उनको सेलेक्ट कर लिया। नई हुकूमत जो बनाने के बाद अब क्या क्या चैलेंजेस हैं नून लीग के सामने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, जो नए चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर वो जिसके ऊपर वो अदम एतमाद भी लेकर आए थे, और उन्होंने लोगों को भी यही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो खुद साख्त है, इमरान खान की पैदावार है, तो इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए आवाम को रिलीफ देने के लिए वो हुकूमत में आ रहे हैं। तो अब इस महंगाई के ऊपर वो कितना कंट्रोल करते हैं, या कितना कंट्रोल उन्होंने 5 दिन में कर लिया है, ये भी देख लेते हैं। तकरीबन तमाम चीज़ों के रेट जो 5 दिनों में बढ़े हैं, किसी भी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ। DAP के ऊपर भी 500 रुपये बढ़ चुके हैं, खाद की बोरी के ऊपर पहले 10,000 रुपये था, अब 10,500 रुपये हो चुका है। और ये इजाफा जब तहरीक इंसाफ करती थी तब ये कहा जा रहा था कि ये इजाफा बिल्कुल गलत हुआ है। अब आवाम को किस तरह वो मुतमिन करेंगे और अगले इलेक्शन में किस तरह ऐसा लेंगे। पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा ऑलरेडी हो चुका था, और अब शहबाज शरीफ साहब इस बात को मान चुके हैं कि जो इजाफा था वो इमरान खान ने जानबूझकर नहीं किया। अब चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है, अब उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं ये उनको देखना होगी, क्योंकि उनका जो नारा था वो यही था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो खुद साख्ता महंगाई जो आवाम के ऊपर मुसलत कर रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए वो हुकूमत में आए हैं। देखते हैं कि वो उसके ऊपर कितना कंट्रोल करते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो 83 रुपये की समरी ओगरा ने दी थी हुकूमत को, उसको शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई। पहले वो कहते रहे कि इमरान खान साहब ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है, जबकि हुकूमत में आने के बाद उनका ये बयानिया तब्दील हो, तो वो उस वक्त नज़र आया जब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई। और ये बात तकरीबन सबको पता है, जो लोग फिगर देखते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त सबसे सस्ता बेचा जा रहा था। लेकिन वो किस हद तक इस महंगाई को कंट्रोल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो जो है, जो भी जब से 5 दिन से वो हुकूमत में है, तो चीज़ों की प्राइस वो बढ़ती हुई दिखाई देती, क्योंकि महंगाई का जो एक सैलाब था वो कोरोना के बाद से शुरू हुआ, और अभी तक किसी बाकी तमाम मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो पेट्रोल की प्राइस में भी इसी तरह इजाफा होता चला गया, और अब ओगरा ने जो समरी दी थी वो 83 रुपये की समरी थी, लेकिन इसको ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ऑलरेडी पेट्रोल जो वो बहुत महंगा हो चुका है, आवाम की कसरत से वो बाहर है। तो वो तकरीबन अब 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान उसका बोझ बर्दाश्त कर रही है। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वतन वापस आएंगी, उसकी तैयारी की जा रही है, और इसके लिए उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की फरहमी भी यकीनी बनाई जा रही है, जिसके ऊपर वो वापस आएंगे। और उसके बाद वो मरीम नवाज शरीफ साहब का नाम भी ECR से निकाला जाएगा, और उनको भी उनके साथ नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा दोनों उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगी, और वहाँ से फिर अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेके तो ज़रूर वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करेंगे, और लोगों के हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश की जाएगी। ये एक अच्छा तरीक़ाकार है, इससे पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन 4 साल के अंदर जो 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, तब किसी ने भी कोई उम्र या कोई हज नहीं किया। अब उसके बाद से उनको उम्र भी याद आ गया, और वो बिल्कुल उम्र करने के लिए भी जाएंगे, और उनके साथ मरीम साहिबा भी होंगी, और अच्छी अच्छी तस्वीर आप लोगों के सामने शेयर होंगी, और फिर उनका एक अच्छा सा इस्तकबाल होगा लाहौर में। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि उनको पाकिस्तान से क्लीन चिट मिल जाए, जो जितनी भी उनके ऊपर केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर उनको क्लीन चिट मिल जाए, और वो अगले आने वाले इलेक्शन में वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ये भी मैं आपको एक ख़बर सुना रहा हूँ, ये इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को जब भी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की ज़रूरत पड़ी तो उनको ज़रूर इंसाफ मिला है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जब भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब को या शरीफ फैमिली को किसी को भी इंसाफ की ज़रूरत हुई तो पाकिस्तान के अंदर उनको इंसाफ बिल्कुल मिल जाता है। अब भी देखते हैं कि इसके इस तरह भी उनको बिल्कुल इंसाफ मिल जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो वो नैब का ख़त्म करने का इरादा भी रखती है। ये नैब को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, ये नैब के अंदर ऐसे कवानीन लाएंगी जिससे उनकी केसेस जो हैं वो आसान हो जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी तब्दीली शुरू भी कर दी हैं, और बहुत ज़्यादा तकर्रियाँ और बहुत ज़्यादा तबादले भी शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी अहम तकर्रियाँ और तबादले उन्होंने कर दिए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करने जा रहे हैं, और इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा तब्दीली इस तरह के काम वो करेंगे जिस तरह की उनको ज़रूरत होती है, जो और जिस तरह के इलेक्शन पहले होते रहे हैं इस तरह की वो तब्दीली इसमें चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती आ रही थी कि इससे पहले बहुत ज़्यादा तानली होती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब 2018 में बनी थी तब उन्होंने तानली का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, तो इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजरा किया था, जिससे कम से कम तानली का एक चांस था कि इससे तानली ख़त्म हो सकती है या काफ़ी हद तक कम हो सकती है, लेकिन उसको भी वो ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ओवरसीज़ वोटर का हक़ है। ये ओवरसीज़ वोट जो है इमरान खान साहब उनके लिए बहुत कहते हैं कि ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान का असास हैं, और उनको भी पाकिस्तान तरीके से वोटिंग का हक़ दिया, लेकिन अब वो हक़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़त्म करने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ वोटर है पाकिस्तान से बाहर, और उसमें से ज़्यादा जो तादाद तकरीबन 90% लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वोटर हैं। तो अल्टीमेटली अगर वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ते हैं तो तकरीबन 20 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है।
عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے ہیں وہ شروع کر دیے ہیں ان کی حکومت جانے کے بعد. پہلے ہی انہوں نے جلسے شروع کر دیے تھے, لیکن حکومت جانے کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑا جلسے کیا وہ پشاور میں کیا تھا. اس میں بہت بڑی تعداد میں جلسے, پشاور کا تو تقریباً آلموسٹ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. اس کے بعد کراچی میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا, وہ بھی تمام جلسے سے بڑا جلسہ تھا. اور اس کے بعد آج انہوں نے لاہور میں بھی ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا. اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم چیز بتائی. انہوں نے یہ بتائی کہ اس کے بعد ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ کٹ پتلی ہے اور بیرونی سازشوں کی ہمارے وجود میں آئی ہے. ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس ملک میں جلد سے جلد نئے الیکشن کروائیں. اور تمام کارکن جو وہ میری کال کا انتظار کریں. میں جب بھی نئی کال دوں گا اسلام آباد بلانے کے لیے تو سب لوگ اسلام آباد پہنچے. یہ ان کا آج کل عمل تھا, وہ اسلام آباد میں کیوں بلا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, یا کب بلاتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے بھی شروع کر دیے ہیں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد. سب سے پہلا جو جلسہ تھا انہوں نے پشاور میں کیا, اور وہ بہت بڑی طرح وہاں پر لوگوں نے شمولیت اختیار. اس کے بعد کراچی میں, اور اس کے بعد آج لاہور میں انہوں نے بہت بڑا پاور شو کیا ہے. بارش اور بڑی رکاوٹوں کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر پہنچ. تحریک انصاف اور عمران خان نے اپنا اگلا لائحہ عمل بھی عوام کے سامنے رکھ دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب اس سے آگے کیا کرنے جا رہا ہوں, میں اس حکومت کو بالکل نہیں چلنے دوں گا, اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن سے غلطی ہوئی ہے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے نئے الیکشن. یعنی کہ وہ نئے الیکشن کی طرف دوبارہ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب میں کال دوں گا تو تمام لوگوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے, اور اس بات کے لیے آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا کہ میں کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں. وہ کال کس لیے دے سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, جہاں تک میری سوچ ہے وہ یہی لگتا ہے کہ وہ دھرنے کے لیے کال دے رہے ہوں گے کہ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا تب تک ہم دھرنا دیں گے. اس سے پہلے کل 10 بجے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ٹویٹر پر ایک بہت بڑا لائیو سیشن کیا جس میں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. میں خود بھی اس میں میں نے بھی عمران خان صاحب کی اسپیچ اس میں سنی, اور بہت زیادہ لوگ وہاں پر شریک تھے. اور اس کے بعد یہ پاکستان کا ایک اعزاز اور ایک بہت بڑا ریکارڈ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر, فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر بھی اس کو شیئر کیا گیا, تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگوں نے اس لائیو سیشن میں حصہ لیا. اچھا, توشہ خانہ ایک آج کل بحث چل رہی ہے بہت زیادہ کہ توشہ خانہ کیا ہے, اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر ایک کڑی چوری کا الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر تو بہت بڑے الزام لگتے رہے, لیکن اس الزام میں وہ کس طرح سرخرو ہوتے ہیں. آج انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ توشہ خانہ کیا چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جہاں سے پاکستان کے وزراء یا جو بھی منسٹرز ہوتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو تحفے ملتے ہیں, تو اس تحفے کو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ 15% اس کی پرائز جو ہوتی تھی وہ دے کر توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے, اور اس کے 15% پرائز دے کر تو وہ تحفے جو اپنا ساتھ لے جاتے تھے. لیکن اب وہی پرائز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑھا کر وہ 50% کر دی ہے. اب اگر پچھلے تمام ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, اور ان کا ریکارڈ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا, اس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں ہوئی. 1997 میں نواز شریف صاحب نے ترکمانستان کی حکومت کا دیے وہ قالین صرف 50 روپے میں گھر لے گئے تھے, کیونکہ اس وقت جو ریٹ تھا وہ بھی 15% تھا, اور اس کی اگر قیمت لگائی جائے 50 روپے کے حساب سے 15% بھی لگایا جائے تو تقریباً وہ 200-300 کی بنتی ہے, جو کہ بہت کم ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن وہ انہوں نے اس سے بھی کم قیمت لگا کے وہ گھر لے گئے تھے. قطر کا ولیعہد کا دیے ہوا بریف کیس 875 روپے دے کر نواز شریف صاحب گھر لے گئے تھے. 1999 میں سعودی عرب سے ملنے والی 45 لاکھ کی مرسڈیز میاں صاحب 6 لاکھ میں گھر لے گئے تھے. اس کے علاوہ سعودی حکومت کی جانب سے دی گئی بہت زیادہ چیزیں تھیں جن میں رائفل بھی تھی, اور وہ میاں صاحب جو ہے وہ 14,000 میں گھر لے گئے تھے. بہت زیادہ چیزیں اور بھی ہیں, لمبی لسٹ ہے, اس کے اوپر بہت لمبا ایک ویلاگ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں بتانا تھی کہ وہ تب جو تھا 15% کے حساب سے چیزیں جو ہے وہ گھر لے کر جاتے رہے ہیں, لیکن اب عمران خان صاحب نے 50% اس کا جو ہے وہ ریٹ ادا کی ہے, لیکن باوجود اس کے ان کو کڑی چور کہا جا رہا ہے. اور گیلانی صاحب کے لیے 30 لاکھ کا جو ہار تھا وہ بھی گھر لے کر گئے تھی. اور بہت زیادہ چیز 2009 میں زرداری صاحب کو معمر قذافی کی جانب سے 3 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی گئی تھی, اور زرداری صاحب صرف 40 لاکھ میں اس کو گھر لے گئے تھے. میرے خیال سے وہ اس کا 15% ہی بنتا ہے. اور 2009 میں UAE کے حکمران کی جانب سے زرداری صاحب کو 12 کروڑ کی لیگزس گاڑی گفٹ کی گئی تھی, زرداری صاحب 1 کروڑ میں اس کو گھر لے گئے تھے. اس کے بعد مشرف صاحب نے 4 کروڑ کے تحفے 55 لاکھ میں گھر لے گئے تھے, ان میں 2 پسٹل بھی تھے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو کہ پچھلے ریکارڈ ہیں ان کو کھولنا ضروری نہیں تھا. اب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اگر پچھلے 30 سالوں کے ریکارڈ کھولے جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں, اور پھر آپ کو بلک پتہ جائے گا کہ کس نے کیا چیز کتنے میں کار لے کر گیا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنی ہی. اپنا خیال رکھیے, اپنے چینل کا بھی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.